शिक्षक सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और एसआई के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस तरह के सवाल आते हैं उन पर हम लोग जो है बात कर रहे हैं। कल भी हमारी बात हुई थी ऐसे ही जो है इम्पोर्टेंट सवालों पर, और आज भी हम लोग जो है उसी तरह के जो है सवालों पर बात करेंगे। चलिए जो है हम लोग देखते हैं आज। देखिए, असंगत तर्क है। पहला क्वेश्चन है कि असंगत तर्क है। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को जो है इसमें 3 सही हैं और एक जो है इसमें गलत है। असंगत तर्क देखना है आपको। जैसे पहले में देखिए यह है ऐसा, बी में देखिए बनाना बनावटी, सी में देखिए तुम सा, डी में देखिए स्वतः। अब इसका अर्थ क्या है? सर्वनाम से विशेषण बनाया गया है। सर्वनाम से क्या है? विशेषण बनाया गया है। तो वो आपको देखना है कि सर्वनाम से विशेषण कौन सा नहीं है। अब इसमें जो है सर्वनाम है और फिर विशेषण है, तो आप इसमें ये देखना है कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, ये देखना आपको। देखिए, यह से जो है ऐसा विशेषण बनता है, ये तो विशेषण शब्द है, ये तो क्या है? विशेषण पद है। और यह जो है सर्वनाम है, तो ये तो तर्कसंगत है, ये तो तर्क। बनाना क्रिया है, बनाना क्रिया से जो है बनाना क्रिया है और इससे बनाना से बनावटी जो है विशेषण शब्द बनाया गया है, तो यहां पर क्रिया से विशेषण शब्द बनाया गया है। फिर आप यहां देखते हैं जैसे तुम है, तुम तो सर्वनाम है, यहां पर तुम क्या है? सर्वनाम है। अब तुमसे तुम सा ये विशेषण बनाया गया है। आपको तो पता ही है सर्वनामों को विशेषण के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगर जैसे सा शब्द लगा देते हैं उसके साथ में सा या सी लगा देते हैं सर्वनाम, जैसे अपना सर्वनाम है, अगर अपना सा हम लोग कर देते हैं तो ये फिर क्या है कि विशेषण पद हो जाता है। अपना सा विशेषण पद होता है, तुम सर्वनाम है, अगर सा लगा देंगे तो तुम सा क्या है कि विशेषण पद हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जैसे स्व शब्द है, ये तो सर्वनाम है, इससे स्वतः ही, ये दोनों सर्वनाम के उदाहरण हैं। दोनों क्या है? सर्वनाम के उदाहरण है। तो ये असंगत है, इससे जो है इससे यहां पर जो है विशेषण शब्द नहीं बनाया गया। तो डी ऑप्शन जो है इसका गलत है। कौन सा? डी। बी तो सही ऑप्शन है, बनाना से बनावटी हो गया, ठीक है, स्व से स्वतः हो गया, ये दोनों सर्वनाम है। लेकिन यहां जो है विशेषण पद बनाए गए हैं, तो डी ऑप्शन जो है आपको लगाना पड़ेगा इसमें। स्व से स्वतः जो है ये भी सर्वनाम है और स्व जो है ये भी सर्वनाम है, ठीक है। तो यहां पर जो है डी जो ऑप्शन गलत है। बाकी बनाना से तो बनावटी, ऐसा, बनावटी, तुमसा, ये तीनों विशेषण पद हैं। ये तीनों क्या है? विशेषण पद हैं, ऐसा, बनावटी और तुमसा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, विशेषण शब्द पद समूह नहीं है। आपको ये देखना है कि इनमें से जो है विशेषण पद समूह कौन सा नहीं है। एक विशेषण पद समूह इनमें नहीं है। देखिए ए में देखिए साहित्यिक, आविष्कृत, पारितोषिक, जटिल, स्पर्शे, सुखमय, शाब्दिक, विस्मय, इनमें से एक विशेषण शब्द नहीं है। वो देखना है आपको, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ठीक है, कि इनमें से विशेषण पद कौन सा नहीं है। अब यहां देखिए जैसे साहित्यिक कहते नहीं, जैसे साहित्यिक रचना, रचना की विशेषता क्या हो गई? साहित्यिक हो गई। दूसरा ऑप्शन देखते हैं जैसे आविष्कृत, आविष्कृत वस्तु, ये भी विशेषण पद हो गया। पारितोषिक जो है ये भी विशेषण पद हो गया। जटिल ये भी विशेषण हो गया, जैसे कहते हैं हम लोग जटिल सवाल है। स्पर्शे ये भी विशेषण पद है। सुख में कहते नहीं, सुख में जीवन, जीवन की विशेषता कैसी है? सुख में है। अब शाब्दिक अर्थ ये भी विशेषण पद है। विस्मय जो है ने, ये विशेषण पद नहीं है। विस्मय जो है, आश्चर्य जो है, ये विशेषण पद नहीं। अगर आश्चर्यजनक होता, विस्मय बोधक होता तो ठीक है, आश्चर्यजनक होता तब तो ठीक है। तो ये जो है विशेषण पद नहीं है। डी ऑप्शन जो है ने, इसका ये विशेषण शब्द समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, विभक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। विभक्तियां जो होती हैं, विभक्तियों को प्रसर्ग भी कहते हैं। क्या है? प्रसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति जो होती हैं, देखिए विभक्ति जो है दो तरह की होती हैं। एक तो संश्लिष्ट विभक्ति होती है और एक विश्लिष्ट विभक्ति होती है। संश्लिष्ट विभक्ति जो है सर्वनामों के साथ आती है। विश्लिष्ट विभक्ति जो आती है वो किसके साथ आती है? संज्ञा पदों के साथ आती है, अर्थात उससे अलग आती है। देखिए, हमसे कहा गया था, कबीर ने समाज को कविता से संदेश दिया,
उसको काम करना चाहिए, क्रिया को छोड़कर संज्ञा पर बात कीजिए। इसमें एक शब्द ऐसा है जिसमें विभक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, हमसे कहा गया था कबीर ने समाज को कविता से संदेश दिया, उसको काम करना चाहिए। यहां पर जो है ने उसे शब्द जो है प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? उसे का। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये सही है। आगे चलते हैं। हाँ, सी ऑप्शन सही है। नहीं शब्द पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द समूह नहीं है। अगर आपसे जो है स्त्रीलिंग शब्द समूह पूछा जाता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर निर्जीव संज्ञा है तो उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। निर्जीव संज्ञा है तो उनका वाक्य में प्रयोग करके आप लोग देख सकते हैं, तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों का पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग जो है ये देखें मार्कर है, तो मार्कर गिर गया, तो गिर गया क्रिया पुल्लिंग के रूप में, ये पुल्लिंग शब्द है। अब यहां देखिए, जैसे दर्जिन, पड़ोसिन, देवरानी, इंद्रानी, आज्ञाकारिणी, यशस्विनी, भाग्यवान और सुशील। ठीक है, भाग्यवान और सुशील, इनमें से आप देखना है कि स्त्रीलिंग शब्द समूह कौन सा नहीं है। बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा, ये जो भाग्यवान शब्द होता है ना, भाग्यवान, ये जो शब्द होता है भाग्यवान, इसको देखते हैं। ये भाग्यवान पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग अगर देखते हैं तो भाग्यवती। कौन सा होता है? भाग्यवती। या कौन सा होता है? भगवती। भगवती, ये जो है इसका स्त्रीलिंग शब्द है दोनों। अगर लेकिन क्या है कि समाज में लोग इसी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये जो है गलत होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। आज्ञाकारिणी तो जो है स्त्रीलिंग शब्द है। यशस्वनी जो है ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। भाग्यवान जो है पुल्लिंग शब्द है। सुशील जो शब्द होता है ये सुशील शब्द है। देखिए, सुशील जो है देखते हैं हम लोग, सुशील तो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। सुशील है, जैसे सरोज है, संतोष है, मिथिलेश है, मिथिलेश, मिथिलेश है। फिर ऐसे ही हम लोग देखते हैं, जैसे सुशील, सरोज, संतोष, मिथिलेश और सुंदर, सुंदर, ये सारे जो है पुल्लिंग शब्द हैं। इनको स्त्रीलिंग के रूप में जो है काम में नहीं लेना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही है। बाकी ये सारे जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है, कर्म का लोप किस क्रिया में हुआ है? कर्म का लोप किस क्रिया में हुआ है? देखिए, कर्म का लोप मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष कर्म जो है, कर्म छुपा हुआ है। सकर्मक क्रिया तो है, लेकिन उसमें कर्म जो है अप्रत्यक्ष रूप में आपको वो पहचानना है कि कर्म का लोप किस में हुआ है। देखिए, मदन जा रहा है, मदन जा रहा है, आरिफ गाता है, चोर भागता है, सिपाही सो रहा है। बहुत आसान सा सवाल है कि कर्म का लोप किस क्रिया में हुआ है। कर्म का लोप किस क्रिया में हुआ है? देखिए, मदन जा रहा है। अच्छा, जाना जो क्रिया होती है ना, जाना, जाना, भागना, भागना या भागता, भागता, आप ऐसा देख सकते हैं, या सोना, या सोना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक होती हैं। कौन सी होती हैं? अकर्मक होती है। अब आरिफ गाता है, तो गाना गा रहा है, गाना यहां पर कर्म का जो है लोप हो गया है। बी ऑप्शन जो है इसका सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है। ठीक है, तो आपको जो है अप्रत्यक्ष कर्म के बारे में भी कई बार देखना पड़ेगा, अर्थात किस क्रिया के साथ, जिसे सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए एक बार। सकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं, मैं यहां पर जो है नोट लगा के आपको बता देता हूं कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं। देखिए, यह नोट लगा के हम लोग देख लेते हैं। पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया जो होती हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में जैसे खाना है, पढ़ना है, पकाना है, ठीक है, पीटना, मारना, ठीक है, देखना,
देखना, घूरना, घूरना, उड़ाना, उड़ाना, जैसे मोहन पतंग उड़ाता है, और लिखना। ठीक है, और क्या होता है? लिखना। हमेशा ध्यान रखना, और पढ़ना जो है, ये सारी सारी जो है सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब अकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। अकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं? अकर्मक क्रिया देखिए, आना, जाना, सोना, सोना, भागना, भागना, चलना, चलना, घूमना, फिरना, दौड़ना, दौड़ना। देखिए, ये जो है अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इनको आप ऐसा भी देख सकते हैं, इनका समूह भी पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, यहां देखिए, जैसे अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का समूह कौन सा है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें प्रेरक कर्ता कार्य करने की प्रेरणा देते हुए स्वयं भी क्रिया में भाग लेता है। जैसे सुनाता, पढ़ाता, जगाता, चलाता, घुमाता, घुमाता, और ठीक है, पढ़ाता। ये जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, इनको भी थोड़ा आपको देखना चाहिए। अच्छा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? देखिए, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें प्रेरक कर्ता कार्य करने की प्रेरणा तो देता है, परंतु स्वयं जो है उसमें भाग नहीं लेता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की जब आप लोग बात करते हैं, कौन सी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी कहलाती है? देखिए, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी कहलाती है? जिसमें प्रेरक कर्ता कार्य करने की प्रेरणा देते हुए प्रेरणा तो देता है, परंतु स्वयं उस क्रिया में जो है वो भाग नहीं लेता है, उसे हम लोग क्या है कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अच्छा, इसमें वाह आता है, जैसे दिलवाता, करवाता, पढ़वाता, सुनवाता, ये जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे दिलवाता, जगवाता, पढ़वाता, खिलवाता, खिलवाता, पिटवाता, ये जो है ऐसे आती हैं। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, ये क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इनमें जो है आपको देखिए, जैसे सकर्मक क्रिया का आपसे पूछे, सकर्मक क्रिया खाना, पढ़ना, पकाना, पीटना, मारना, देखना, घूरना, उड़ाना, लिखना। अकर्मक क्रिया में जब देखते हैं, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? आना है, जाना है, सोना है, भागना है, चलना है, घूमना है, फिरना है, दौड़ना है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जैसे सुनाता, पढ़ाता, जगाता, चलाता, घुमाता। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? दिलवाता, जगवाता, पढ़वाता, खिलवाता और पिटवाता। अब आपसे क्या करेंगे जो है, आपसे क्या करेंगे कि वो चार ऑप्शन बना देगा एग्जामिनर। इन चार ऑप्शन में से जो है सकर्मक क्रिया पूछेगा, अकर्मक क्रिया पूछेगा, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय, और इनमें से एक समूह को गलत कर देगा। ठीक है, ठीक है। अब एक समूह को जो है गलत कर देगा, वो गलत समूह आपको जो है पहचानना पड़ेगा। इससे भी जो है हमेशा आरपीएससी जो है एक सवाल पूछ लेती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक सवाल को पूछ लेता है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सवाल यहाँ पर कर रहे थे, छठा सवाल पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, बिल ऑफ राइट्स का अर्थ होता है, बिल ऑफ राइट्स होता है ना राइट। ठीक है, राइट हम लोग कहते हैं अधिकार को। बिल ऑफ राइट्स का अर्थ होता है अधिहर, अधिप्रमाणन, धन विधेयक, अधिकार पत्र। ये जो है अधिकार पत्र जो है इसका होता है। बिल ऑफ राइट्स की जब हम लोग बात करते हैं, अधिकार पत्र, इसका डी ऑप्शन इसका सही है। प्रशासनिक शब्दावली, सोहन गाय चराता है क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आधा देखिए, सोहन गाय चराता है। अब सोहन गाय को चराता है, इसमें कौन सी क्रिया है? अगर सोहन तितली उड़ाता है और सोहन पतंग उड़ाता है, दोनों में अंतर होता है। सोहन पतंग उड़ा रहा है तो सकर्मक क्रिया है, और सोहन यदि तितली उड़ाता है तो तितली को तो प्रेरणा देता है ना सोहन। भाई तितली कैसे उड़ी होगी? ताली बजाई होगी, सीटी बजाई होगी, टहनी हिलाई होगी, हो क्या होगा? तो तितली उड़ गई, तो ये प्रेरणा हो गई ना। अब सोहन तो तितली के साथ उड़ नहीं रहा है,
तो सोहन उड़ नहीं रहा है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अब हम लोग यहां देख रहे थे, जैसे सोहन गाय चराता है, क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया में तो दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है और एक क्या है, गौण कर्म होता है। अब यहां पर जब सातवें की आप लोग बात करते हैं, सोहन गाय चराता है, तो सोहन गाय को प्रेरणा दे रहा है ना, गाय को घास दिखा रहा होगा, उसको आ करके बुला रहा होगा, तो गाय घास चर रही है, लेकिन सोहन तो गाय उसके साथ क्रिया में भाग नहीं ले रहा ना, खाली प्रेरणा दे रहा है। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, और उसमें भी कौन सी है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये अगर यहां पर द्वितीय और होता तो ठीक है, तो द्वितीय हो जाती, बाकी ये प्रेरणार्थक क्रिया है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वन में रहने वाले को कहा जाता है, वन में जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? इसमें चार ऑप्शन जो है दिए हुए हैं, वन में रहने वाले को क्या कहा जाता है? जैसे जंगली कहा जाता है, वनवासी कहा जाता है, पर्वतीय कहा जाता है, वनवास जो है। देखिए, वन में रहने वाले वनवासी, पर्वत पर रहने वाले पर्वतीय, वन में वास करने वाला, अगर ऐसे होता वन में वास करने वाला, यहां पर क्या शब्द आया? रहने वाला, तो वनवासी जो है हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही है। हाँ, ये जो सुनीता ने जो है सही बताया है, और चंद्रभान ने भी जो है इसको सही बताया है, ज्योति ने भी इसको जो है सही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल देते हैं। अगला सवाल है इसमें, देखिए नवा सवाल, प्रधानकर्ता का उदाहरण कौन सा है? कर्ता कारक जो होता है उसके दो भेद होते हैं। ठीक है, कर्ता कारक जो होता है उसके दो भेद होते हैं। कर्ता कारक है, आप तो जानते ही हैं कर्ता के दो भेद होते हैं। एक तो होता है व्याकरणिक कर्ता, व्याकरणिक कर्ता होता है, कारक के बारे में तो आप लोगों ने, और एक होता है प्राकृतिक कर्ता। कौन सा होता है? प्राकृतिक कर्ता। अब ये जो मैं इसके भेद बता, तो व्याकरणिक कर्ता जो होता है इसके दो भेद होते हैं। एक तो प्रधान कर्ता होता है, और एक जो होता है इसका अप्रधान कर्ता, अप्रधान कर्ता। तो इसके जो है दो भेद होते हैं, एक तो प्रधान कर्ता होता है और एक क्या है? अप्रधान कर्ता होता है। हैंग हो गए। दोबारा से जो है मैं आपसे बात कर लेता हूं जब तक। ये जो है तो अभी जो है स्टार्ट हो जाता है। कर्ता कारक के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो प्रधान कर्ता होता है, और सॉरी, एक व्याकरणिक कर्ता होता है, और एक कौन सा कर्ता होता है? एक प्राकृतिक कर्ता होता है। प्राकृतिक कर्ता जो होता है, प्राकृतिक कर्ता जो होता है वो निर्जीव होता है। जो कर्ता निर्जीव होता है उसे प्राकृतिक कर्ता कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हवा चल रही है, वर्षा हो रही है, और पानी बरस रहा है, ये जो निर्जीव करता है, क्योंकि चलने का काम कौन कर रही है? हवा। ठीक है, चलने का काम कौन कर रही है? हवा जो है। और एक होता है व्याकरणिक कर्ता होता है, जो कर्ता सजीव होता है, जो कर्ता सजीव होता है उसे क्या कहा जाता है? व्याकरणिक कर्ता कहा जाता है। मैं एक बार जो है इसको
तो चलते हम लोग जो है बात कर रहे थे यहां पर जो है प्रधानकर्ता का उदाहरण है, ठीक है, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। आप हो गया। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्नोलॉजी है, तो कोई नहीं, खैर हम लोग जो है बात कर रहे थे इसमें जो है कि कर्ता कारक के बारे में मैं बता रहा था। मैं दोबारा से बता देता हूं, ये कर्ता कारक जो होता है इसके दो भेद होते हैं। आप तो जानते हैं ये कर्ता कारक के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक तो होता है व्याकरणिक कर्ता। कौन सा होता है, व्याकरणिक कर्ता, मैं इसके बारे में आपको बता रहा था कर्ता कारक के। और एक जो होता है इसमें प्राकृतिक कर्ता। कौन सा होता है, प्राकृतिक कर्ता। ये दो भेद होते हैं। अब प्राकृतिक कर्ता तो निर्जीव होता है, जैसे आपने कहा कि जो है हवा चल रही है, चलने का काम कौन कर रही है, हवा। अब व्याकरणिक कर्ता जो होता है इसके भी दो भेद होते हैं व्याकरणिक कर्ता के। एक तो प्रधान कर्ता होता है। कौन सा होता है, प्रधान कर्ता। और एक जो होता है अप्रधान कर्ता, अप्रधान कर्ता। अब दोनों को पहले समझ लीजिए, पहले फिर देना आप लोग आंसर, पहले दोनों को समझ लीजिए। प्रधानकर्ता किसे कहा जाता है, या प्रत्यक्षकर्ता भी आप लोग इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्षकर्ता भी इसको कह सकते हैं, प्रधानकर्ता भी कह सकते हैं। प्रत्यक्षकर्ता उसे कहा जाता है जो क्रिया को करने वाला तो होता है, क्रिया को करता भी है, लेकिन क्रिया का रूप परिवर्तन भी कर्ता के द्वारा ही होता है। क्रिया का रूप परिवर्तन भी किसके द्वारा होता है, कर्ता के द्वारा होता है। अर्थात क्रिया से उसका सीधा सीधा संबंध होता है। उसको हम लोग प्रत्यक्षकर्ता या प्रधानकर्ता कहते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब अप्रधानकर्ता किसे कहा जाता है, अप्रत्यक्षकर्ता किसे कहा जाता है। अप्रधान अप्रत्यक्ष की एक ही बात है, जिसमें क्रिया को करने वाला तो कर्ता होता है, और लेकिन क्रिया का रूप परिवर्तन जो होता है वो कर्म के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, कर्म के द्वारा होता है। उसे हम लोग जो है अप्रधानकर्ता कहते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे गीता ने ग्रंथ लिखा, ये ग्रंथ के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन हुआ है, तो ये तो जो है अप्रधान हो गया। कौन सा हो गया, अप्रधानकर्ता हो गया। इसको आप लोग जो है अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि गीता स्त्रीलिंग है और इस ग्रंथ के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन हो रहा है, ये तो अप्रधान होगा। सोहन स्कूल जा रहा है, देखिए सोहन स्कूल जा रहा है, इसके अनुसार जो है क्रिया का रूप परिवर्तन हुआ, तो ये तो जो है ये कौन सा हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। आप इसको जो है प्रधानकर्ता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रधानकर्ता भी कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए, सोहन ने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी स्त्रीलिंग है, लिखी थी क्रिया स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार हुआ है, और लेकिन करने वाला क्रिया को कौन है, सोहन, तो ये जो है अप्रधानकर्ता हो गया। सी में देखिए आप लोग, अप्रधानकर्ता हो गया। गीता ने खाना बनाया था, क्रिया को करने वाली कौन है, गीता, लेकिन खाना बनाया था, इसके अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी जो है अप्रधानकर्ता हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अप्रधानकर्ता। तो अब इसमें कौन सा हो गया, बी ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं, हम लोग बात ये कर रहे थे। ठीक है, जो है फर्स्ट ग्रेड जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर कौन बनाता है, अब पीके टाइप के लोग बना रहे हैं आजकल पॉलिटिकल साइंस का। तो पीके मंगल ग्रह से आया था ना, वो जो फिल्म आई थी, जो उस तरह के जो लोग बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे थे हम लोग जो है, कई बार ऐसा हो जाता है, आरपीसी को जो है कई बार उस तरह के पेपर बना देते हैं, लेकिन हर बार नहीं होता है। लेकिन जो और जो भी बेटा जो है मुकुल मुकुल बेटा, जो भी जो है प्रॉब्लम आती है, तो उसको जो है, ठीक है, उन समस्याओं का जो है समाधान करना जो है, चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इन्हीं जो है दौर से गुजरना होगा आप लोगों को, और मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बनाए उसे हमें क्या लेना, आप तो मेहनत कीजिए। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। वह लड़का स्कूल जा रहा है, रास्ते में खाना खा लेना, वह दहाड़ दहाड़ कर रो रहा था, यह दहाड़ रहा है। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बातें कर रहे थे, इसमें बहुत आसान सा सवाल है, चलिए इसको जो है सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, वह लड़का स्कूल जा रहा है, रास्ते में खाना खा लेना, वह दहाड़ दहाड़ कर रो रहा है, यह दहाड़ रहा है। बहुत आसान सा बात, बहुत आसान सा जो है सर्वनाम। देखिए, वह लड़का स्कूल जा रहा है, तो ये तो सार्वनामिक विशेषण है,
कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है। देखिए सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, समझ लीजिए सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा के बारे में सूचना देता है या विशेषता को बतलाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। नहीं चंद्रभान बेटे, ये तो जो है सार्वनामिक विशेषण है, ये सर्वनाम है ही नहीं, ये तो विशेषण का उदाहरण है। जो पहला है 10वां में तो है ही नहीं, ये तो विशेषण का उदाहरण है, सार्वनामिक विशेषण जो बात हम लोग कर रहे थे। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, एक जो है रामचंद्र जो है इसमें सी ऑप्शन बता रहा है, रास्ते में खाना खा लेना, ये सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संज्ञा है, इसमें खाना तो संज्ञा के रूप में है, ठीक है। और जो है रास्ता भी जो है, वह दहाड़ दहाड़ कर रो रहा है, रोना क्रिया जो आती है वो व्यक्ति के लिए आती है, ये जो है अन्य पुरुषवाचक है। कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि रोना क्रिया जो है व्यक्ति के संदर्भ में आती है। सी तो नहीं है भी इसमें, ठीक है। राकेश ने भी जो है इसको गलत कर दिया। बेटा वो दहाड़ दहाड़ कर रो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ने, कैसे समझेंगे इसको? देखिए दोबारा से राकेश ऐसे देखो, देखो बेटा, यह वह उसे उन्हें इन्हें, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं और अन्य पुरुषवाचक भी होते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक भी होते हैं और क्या होते हैं? अन्य पुरुषवाचक भी होते हैं। अब पहचानेंगे कैसे इनको? क्रिया से पहचानेंगे। अगर यह वह उसे उन्हें इन्हें यदि पशु पक्षी या वस्तु के संदर्भ में आते हैं, किसके संदर्भ में? एक बात को ध्यान रखिए, यह वह उसे उन्हें इन्हें यदि पशु पक्षी के संदर्भ में आते हैं या वस्तु के संदर्भ में आते हैं तो निश्चयवाचक होते हैं, ठीक है। किसे होते हैं? निश्चयवाचक। जैसे वह रंभा रही है तो गाय रंभाती है, तो ये निश्चयवाचक हो गया, ठीक है। अब यदि ये व्यक्ति के संदर्भ में आते हैं तो फिर ये क्या है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह लिख रहा है, वह उत्तर दे रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ा रहा है, यह पढ़ रहे हैं, वह जा रहा है, उसे कह देना, कहना क्रिया व्यक्ति के लिए आते हैं, तो ये जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसमें डी हो गया, आप लोगों ने सही बताया, चूंकि दहाड़ता कौन है? शेर दहाड़ता है। भाई दहाड़ना क्रिया किसके लिए आई है? शेर के लिए आई है। तो अब पशु पक्षी के लिए आ गया, पशु के लिए आ गया, तो इसलिए क्या है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। बस हमेशा ध्यान रखना, यह वह उसे उन्हें इन्हें यदि व्यक्ति के लिए आते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, और यदि पशु पक्षी या किसी वस्तु के लिए आते हैं तो फिर क्या होते हैं? वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उसे उठाकर रख देना, तो रखना क्रिया वस्तु के लिए आती है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे उसे बुला लाना, ठीक है, उसे बुला लाना, अब बुलाना क्रिया किसके लिए आती है? व्यक्ति के लिए, तो ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक हो गए। बस इतना ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, जो है अगला सवाल है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? देखिए, बाहर वह खड़ा है, बाहर वह खड़ा है, ठीक है। कल कोई कुछ कह रहा था, कल कोई कुछ कह रहा था, कोई आदमी आ गया, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बहुत आसान सा सवाल है। देखिए हमेशा ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, यदि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आ जाता है, सर्वनाम जब संज्ञा से पहले आ जाता है और उस संज्ञा के बारे में कोई सूचना देता है, विशेषता को बतलाता है, तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, तो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अगर बिना विशेष्य के आते हैं तो फिर उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, कोई जैसे यहां पर आपने देखा वह बाहर खड़ा है, तो अब बाहर खड़ा है तो ये तो निश्चय जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम लोग देख रहे थे कल कोई कुछ कह रहा था, कल कोई कुछ कह रहा था, तो 11वें में जैसे राकेश ने बताया बी ऑप्शन बताया, 11वें में ज्योति ने भी जो है बी ऑप्शन बताया है, ठीक है। ये बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, ठीक है। तो अब ये जो है कोई कुछ कह रहा था, ये अनिश्चयवाचक है। कोई तो आदमी से पहले आया है और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये तो दोनों जो है सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। ऐसी जो है पकड़ आपको जो है रखनी पड़ेगी। तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। कल कोई कुछ कह रहा था, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बाहर खड़ा है, ये जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे देखते हैं हम लोग, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है बात कर लेते हैं। देखिए बी ऑप्शन आपने सही बताया। देखिए सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है?
इनमें देखना है आपको सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। सर्वनाम किसे कहा जाता है? सर्व का मतलब होता है सब, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। सर्व का अर्थ क्या होता है? सब, और नाम का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। सब नामों के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं उसको हम लोग क्या है कि सर्वनाम कहते हैं। ठीक है विमलेश, आपको भी नमस्कार बेटा मेरा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बातें कर रहे थे, सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। देखिए, उस लड़के को बुला लाओ, उस लड़के को बुला लाओ, इस छात्र को भेज दीजिए, लड़का छत से गिर गया, उसे कह देना कल आ जाएगा, उसे कह देना। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, जब सर्वनाम बिना विशेष्य के आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और ये यदि वे विशेष्य के साथ आकर उसकी विशेषता को बतलाते हैं, सूचना को देते हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। डी बता रहे हैं आप लोग, देख लेते हैं। देखिए, उस लड़के को बुला लाना और इस छात्र को भेज दीजिए, ये तो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि सर्वनाम से पहले आकर जो है विशेष्य से, संज्ञा से पहले आकर उसके बारे में सूचना दे रहे हैं। लड़का छत से गिर गया, यहां सर्वनाम है ही नहीं, ये संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? ये संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए, उसे कह देना, उसे जो है कह देना, कहना क्रिया किसके लिए आती है? व्यक्ति के लिए आती है। ठीक है, इस छात्र को भेज दीजिए। नहीं बेटा, ये छात्र के बारे में जो है वो बता देने, सूचना बताते ही, तो ये तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। किसके बारे में? छात्र के बारे में सूचना दी, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। उसे कह देना, यहां पर जो है ये डी ऑप्शन जो है इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है जो है, देखिए, असंगत तर्क कौन सा है? एक गलत तर्क है, उसको आपको देखना है। यह वह उसे इन्हें निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक भी होते हैं, और कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक भी सर्वनाम होते हैं। एक तो ऑप्शन हमने यहां पर ये देखा, कोई कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, आप तुम केवल मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, मैं हम मेरे केवल उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें आपको देखना है कि असंगत तर्क कौन सा है। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, इसमें असंगत तर्क को आपको ढूंढना है कि इनमें से गलत तर्क कौन सा है। देखिए, असंगत तर्क कौन सा है? यह वह उसे उन्हें इन्हें निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, यह वह उसे इन्हें निश्चयवाचक भी होते हैं और अनिश्चयवाचक भी होते हैं। जब व्यक्ति के संदर्भ में आते हैं तो अन्य पुरुषवाचक होते हैं। ठीक है, और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आप तुम केवल मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। असंगत तर्क है, मैं हम मेरे केवल उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बेटा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? थोड़ा सा गड़बड़ है। ये असंगत है, एक तो पहला असंगत है। ठीक है, क्या है? पहला असंगत है। ये निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक तो होते ही नहीं है। फिर कोई कुछ अनिश्चयवाचक, ये तो सही है। आप तुम केवल मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आपको हम लोग जो है उसमें भी ले लेते हैं। आप जो होता है ना, ये इसमें भी प्रयोग कह रहे हैं। थोड़ी सी त्रुटि है क्वेश्चन में। आपको जो है हम लोग जो है निजवाचक में भी ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं? निजवाचक में भी ले लेते हैं। इसको हम लोग जो है मध्यम पुरुषवाचक में भी ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं? मध्यम पुरुष। चूंकि केवल शब्द लग गया ना यहाँ पर, केवल, इसलिए ये क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। और ये जो है अन्य पुरुषवाचक भी हो गया। कौन सा हो गया? आप अन्य पुरुषवाचक भी हो गया, अन्य पुरुषवाचक भी हो गया। तो इसलिए क्या है कि इसमें तीनों जो है ये ऑप्शन है। ठीक है, ए और सी में जो है गलती हो गई। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है, आप सर्वनाम तो यथार्थ में निजवाचक सर्वनाम ही है, उर्दू भाषा का है ना। क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, थोड़ा सा देख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है इसमें, देखिए, श्री रामचंद्र जी ने खारे पानी के समुद्र पर बंदरों से पुल बनवाया। उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक नहीं है? एक जो है इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा कारक नहीं। देखिए, चार ऑप्शन दे रखे, कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। पहले तो हम लोग ढूंढते कर्ता कारक जो है कौन है। रामचंद्र जी ने खारे पानी के समुद्र पर बंदरों से पुल बनवाया, तो रामचंद्र जी तो क्या हो गए? कर्ता हो गए। ठीक है, क्रिया को करवा रहे हैं। संबंध कारक, पानी के पानी, पानी ये जो है क्या हो गया? संबंध हो गया। के विभक्ति है ना यहाँ पर। समुद्र यहाँ पर क्या हो गया? आधार हो गया, आधार हो गया। देखिए, तीन तो मिल गए आप लोगों से। अब संबोधन नहीं है, संबोधन कारक यहाँ नहीं है।
संबोधन किसे कहा जाता है? संबोधन उसे कहा जाता है जिस शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। जिसके द्वारा संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए, प्रार्थना किस वाक्य के अंतर्गत आती है? प्रार्थना जो है किस वाक्य के अंतर्गत आती है? वाक्य होते हैं ना, अर्थ प्रधान वाक्य जो होते हैं, अर्थ प्रधान वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक होता है, विधेयवाचक है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक वाक्य होता है, संकेतवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। ठीक है, ठीक है। बेटा जो है रवि, रवि एक बार जो है आपने उस नंबर पे फोन कर लीजिए। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है सुबह आप फोन कर लीजिएगा। अब भी कर सकते हैं आप लोग, सुबह कर लीजिएगा और आप जो है वहां से जो है रवि आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, निश्चित रहिए। यहाँ नंबर भी चल रहे हैं, ठीक है, इस पे स्क्रीन पे जो है नंबर चल रहे हैं, तो आप लोग उस नंबर पर जो है कॉल कर लीजिएगा 9672488488 पर जो है आप कॉल कर लीजिए जरूर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है प्रार्थना किस वाक्य के अंतर्गत आती है? ठीक है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। प्रार्थना जो है विधेयवाचक, विधेयवाचक में तो जो है स्थिति आती है, किसी क्रिया की स्थिति या अवस्था को दर्शाया जाता है। ठीक है, आज्ञावाचक में जो है हम लोग किसको लेते हैं? प्रार्थना, अनुमति, अनुमति, निवेदन, निवेदन, आज्ञा को भी ले लेते हैं, इसमें जाते हैं। तो अब ये प्रार्थना कहाँ आ गई इसमें? तो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत। इच्छावाचक वाक्य में तो जो है चाहत, शुभ कामनाएं, शुभ कामनाएं, फिर इसके अंतर्गत जो है बधाइयां, बधाइयां, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये जो है इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? अब हम लोग जो है यहां देखिए निषेधवाचक में, यहां निषेध में किसी वाक्य का जो है नहीं के रूप में होता है, क्रिया का निषेध होता है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जो है। ठीक है, जो है कि गुरुजी 3rd ग्रेड का जो है वो कोर्स चाहिए। ठीक है, अभी तो जो है 3rd ग्रेड का तो जो है नहीं है, सिर्फ हिंदी, हिंदी का तो मिल जाएगा कुछ दिन बाद में। ठीक है, अपलोड हो जाएगा ऐप पर हिंदी, हिंदी का, तो उसको आप लोग देख जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो रहा है, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं ना, ये बड़ी बात है। आप उसमें भाग ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे हम लोग लंबा चलेंगे। अभी देखिए, भाववाच्य की विशेषता नहीं है। भाववाच्य, वाच्य किसे कहा जाता है? वाच्य हम लोग कहते हैं जो है क्रिया को कहने का विषय। अब क्रिया को कहने का विषय या तो कर्ता होता है, या कर्म होता है, या भाव होता है। तो कर्ता को, कर्म को हम जो है भाव को वाच्य कहते हैं, कर्ता को भी वाच्य कहते हैं, कर्म को भी वाच्य कहते हैं। ठीक है, और भाव को भी जो है वाच्य कहते हैं। सर अब आचार संहिता लगने वाली है कल। ऐसा अभी नहीं है बेटा, जब जो वो लेगा ना, जब चुनाव आयोग घोषणा करेगा तब आचार संहिता लगेगी। ठीक है, और आचार संहिता क्या है? 1-2 महीने के चुनाव हैं। ठीक है, आप तो हमेशा ऐसे तैयारी कीजिए। रीजन पता है क्या होता है? सरकार सुबह वैकेंसी निकालती है, शाम को एग्जाम की घोषणा कर देती है। तो अब तो क्या है कि पहले से तैयारी करके रहनी पड़ेगी। सरकार अब टाइम ही नहीं देती, 3-4 महीने से ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता अब एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इसलिए यह है कि आप अभी से जो है तैयारी करते रहिए। खैर, हम लोग यहाँ देख रहे थे क्रिया जाए आय के संदर्भ में होती है। क्रिया किसके संदर्भ में होती है? जाय के संदर्भ में, आय के संदर्भ में भी हो सकती है। ठीक है, भाव रहा, सहा, सुना के संदर्भ में होता है। भाव कैसे होता है? रहा, सहा, सुना के संदर्भ में होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, क्रिया सदैव सकारात्मक होती है। क्रिया सदैव, भाववाच्य में कर्ता के साथ से विभक्ति आती है, बिल्कुल सही है। जैसे सोहन से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, जैसे सोहन से पढ़ा नहीं जाता,
बिल्कुल आती है। क्रिया सदैव सकारात्मक होती है, सकारात्मक नहीं नकारात्मक होती है क्रिया, नकारात्मक भी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन जो है इसका गलत है। अब ये जो है एक स्टूडेंट क्या जो लिख रहा है कि फरमान सर ओनली सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए ही पढ़ाते हैं। हाँ, इसके लिए बिल्कुल पढ़ाते हैं हम लोग, इसी के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन क्या है, थर्ड ग्रेड का जो व्याकरण का जो पोर्शन है वो आपको क्या है ऐप पे मिल जाएगा कुछ दिन बाद में, 6-7 दिन बाद में, वो आप लोग फिर उस व्याकरण को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें व्याकरण और शब्द शक्ति ही आती हैं और नहीं आता उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय की विशेषता नहीं है। विस्मयादि बोधक अव्यय जो होता है, विस्मय को जो दर्शाता है, आश्चर्य को दर्शाता है, संबोधन को दर्शाता है, ये विस्मयादि बोधक जो होते हैं ना, ये मनोविकारों को दर्शाते हैं। किसको? मनोविकार जो होते हैं ना, मनोविकार, उनको दो दर्शाते हैं, मनोविकारों को। तो इन्हें हम लोग जो है क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है देख रहे थे, विमलेश क्या कह रहा है, ग्रामर तो सभी सभी में समान आती है, कितने ही स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, ग्रामर सभी में। देखिए एग्जाम में जो है कॉन्सेप्ट बेस का अंतर होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि यही सही है कि ग्रामर में भी क्वेश्चन गलत होते हैं और खूब होते हैं बच्चों के, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तब नहीं होगा। अब इसमें देखिए, घृणात्मक मनोविकार, संबोधन पद, अभिवादन मनोविकार, बलाघात। ठीक है, डी ऑप्शन है इसमें बेटा। कौन सा है? डी ऑप्शन है इसमें। देखिए बलाघात जो होता है ना, बलाघात तो क्या है, निपात की पहचान होती है। किसकी होती है? निपात की पहुंचाते। घृणात्मक जैसे होते हैं ना, जैसे कहते नहीं है छी, कितना बुरा दृश्य है। संबोधन पद, जैसे हम लोग कहते हैं अरे सुनो, संबोधन पद। अभिवादन पद, जैसे धन्यवाद, धन्यवाद, वेलकम, स्वागत, क्या है, स्वागत, धन्यवाद, ये जो है आ जाते हैं, तो मनोविकारों को व्यक्त करते हैं। बलाघात जो है निपात की पहचान होती है। ठीक है, बलाघात किसकी होती है? निपात की पहचान होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए, भाववाची संज्ञा का समूह नहीं है। भाववाची संज्ञा का समूह नहीं है। अब इसमें देखना है, भाववाची, भाववाचक संज्ञा का समूह नहीं है, भाववाचक संज्ञा का समूह नहीं है। देखिए भाववाचक किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्मों के नामों का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब यहां देखिए, जैसे बुद्धि बल, अंधेरा सफाई, मार चलन, जलन शीतल, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपके जो है एग्जाम में आने लायक है। पीएसआई हो, चाहे शिक्षक सेकंड ग्रेड हो, या फिर जो है फर्स्ट ग्रेड हो, उनमें जो है आने लायक है। तो अब इसमें देखिए, बुद्धि बल तो क्या है, भाव हो गया। अंधेरा और सफाई क्या हो गया, भाव हो गया। मार और चलन, चलना तो क्रिया होती है, चल क्रिया है। अगर न लगा देते न प्रत्यय तो चलन तो भाव हो जाता है, जलन भी भाव है। अच्छा, शीतल जो शब्द है ना, शीतल, ये विशेषण पद है। कौन सा? ये विशेषण पद है। कहते नहीं है शीतल जल। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, इसको जो है संज्ञा के साथ लगाइए, शीतल जल, ये जो है विशेषण पद है। कौन सा है? विशेषण पद है। तो डी जो है इसमें समूह नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे थे हम लोग जो है, चलन तो भाव है, ये तो भाव है चलन। अगले सवाल है, देखिए, पहली प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। पहली प्रेरणार्थक क्रिया नहीं, पहली का मतलब होता है प्रथम। प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दो रूप होते हैं इसके। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, एक कर्ता प्रेरक होता है, एक प्रेरित होता है। प्रेरक कर्ता कार्य करने की प्रेरणा देता है, और प्रेरित कर्ता जो होता है कार्य करने की प्रेरणा लेता है। इसके दो भेद होते हैं, एक पहली प्रेरणार्थक और दूसरी प्रेरणार्थक। पहली प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है उसको आप लोग प्रथम भी बोल सकते हैं, और द्वितीय प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है उसको आप दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो है, जैसे सुनाना, जगाना, उड़ाना, लिखाता। ठीक है, पहली प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। देखिए, सुनाना, सुनाना, सुनाना,
जैसे नानी जी बच्चों को कहानी सुनाती है, तो ये तो पहली प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, सुनाना। जगाना, ठीक है, जगाना, अगर जगवाना होती तो दूसरी होती। मोहन सोहन को जगाता है, ये भी जो है प्रथम हो गई। लिखाता, उड़ाना जो होता है ना, उड़ाना, उड़ाना, ये द्वितीय है। ये कौन सी है? द्वितीय है, उड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि इसमें जो है प्रेरक कर्ता कार्य करने की प्रेरणा देते हुए स्वयं भाग नहीं ले सकता। ठीक है, दोनों गलत हो गए आपके विमलेश, जो है ये गलत हो गया आपका। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, सोहन तितली उड़ाता है, अब तितली उड़ाता है तो ये तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई ना, क्योंकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के साथ में जो है प्रेरक कर्ता जो होता है ना, वो कार्य करने की प्रेरणा देता है, लेकिन वो उसमें जो है भाग नहीं लेता है क्रिया में। तो इसलिए क्या है कि इसको हम लोग द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द है यहाँ पर जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाम धातु का उदाहरण नहीं है। इनमें जो है आपको ये देखना है कि नाम धातु का उदाहरण कौन सा नहीं है। जैसे बताना, दुखाना, रिसाना, तोड़ना। देखिए, ये तो किससे बना है? बात शब्द से बना है। नाम धातु किसे कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में। ठीक है, तो गलत हो गया है ना, कोई बात नहीं, दोबारा देखिए। नाम धातु किसे कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में ना प्रत्यय लगाकर जो धातु बनाई जाती है उसे नाम धातु कहा जाता है। अब बात में आप लोग जो है ना प्रत्यय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? बताना हो जाएगा। इसमें जो है आप लोग ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बताना हो जाएगा। ये संज्ञा है, ये तो दुख शब्द है ने, दुख, जैसे दुख शब्द है, भाववाचक संज्ञा है, इसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या होता है? दुखना, दुखाना हो जाएगा। ठीक है, आका तो यहां पर आगमन हो जाएगा। ऋष शब्द होता है, ऋष। ठीक है, तो ये जो है ना इसमें तोड़ना, ये जो है कृदंत धातु है। क्या है? कृदंत धातु है। कृदंत धातु किसे कहा जाता है? ठीक है, ये दो शब्द है, देखिए, कृत धन अंत है। क्या है? कृत धन अंत है। कृत मतलब कहते हैं क्रिया को, क्रिया को, अंत का मतलब होता है बाद में। अब क्रिया के अंत में, क्रिया के बाद में जो धातु ना प्रत्यय जोड़कर जो धातु बनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृदंत धातु कहते हैं। अब इसमें डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। रीतिवाचक किसे कहा जाता है? ठीक है, जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं ना, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय जो होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। और क्रिया की विशेषता को किस रूप में बतलाते हैं? स्थान के रूप में बतलाते हैं, काल के रूप में बतलाते हैं, और किसके रूप में बतलाते हैं? परिमाण के रूप में बतलाते हैं। और जो है, ठीक है, स्थान के रूप में, काल के रूप में, रीति के रूप में और परिमाण के रूप में बतलाते हैं। तो उन्हें हम लोग जो है क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब इसमें जो है पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको ये देखना है कि जो है इसमें क्रिया विशेषण का रीतिवाचक का, रीतिवाचक में क्या है कि आप कैसे शब्द से सवाल लगाइए, किससे लगाएंगे, कैसे से लगाएंगे। अगर कैसे से आपका जो है सही आंसर आता है, ठीक है, सही आंसर आता है, ठीक है, रीति निकल कर आती है तो फिर आपका सही होगा रीतिवाचक। जैसे यथा संभव, ठीक है, काहे को, हाँ जी, फौरन, ठीक है, हाँ जी, फौरन। काहे को, देखिए, यथासंभव रीति है, काहे को रीति है, हाँ जी, ठीक है। ये जो स्वीकार है ना, स्वीकार, स्वीकार जो होता है ये विस्मयादि बोधक होता है। कौन से में जाता है? ये विस्मयादि बोधक अव्यय में होता है। स्वीकारना, विस्मयादि बोधक अव्यय जो है इसमें जो है ये जाता है। आगे चलते हैं हम लोग जो है फौरन, ये तो सही है। संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है, संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। अच्छा, संबंध सूचक जो अव्यय होते हैं ना, हाँ, सेकंड ग्रेड की रचनाएं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा सेकंड ग्रेड की रचनाएं। ठीक है, कुछ रचनाएं जो हम लोग व्याख्या का पाठ लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब हम लोग जो है यहां देखें, जो है संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। नौकर मालिक के यहां रहता है, के यहां, यह काम पहले करना चाहिए था। कब करना चाहिए था? पहले।
ये काल है, ये काल है। देखिए बेटा, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। हाँ जी, स्वीकारात्मक जो होते हैं ना, स्वीकारात्मक, वो उसमें आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? उसमें आते हैं। फौरन जैसे होता है ना, तुरंत जो होता है, ये जो है रीति में इसको काउंट करते हैं। रीति के जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के जो 9 भेद होते हैं ना, उन 9 भेदों में है ये फौरन। अब यहां पर देखिए संबंध सूचक कव्य है। दीपा परसों आएगी, कब आएगी? परसों आएगी। ये कालवाचक है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। नौकर यहां रहता है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब के यहाँ जो शब्द है ने, ये जो है संबंध सूचक है। संबंध सूचक किसे कहा जाता है? जो अविकारी पद, दो पदों को जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक या संबंध बोधक कव्य कहते हैं। इसमें कैसे आता है? के अनुसार है, के वास्ते है, की जगह है। ठीक है, इस तरह के जो है, के दर्श, के हेतु है, इस तरह के शब्द आते हैं। के ऊपर, के नीचे, के अनुसार। जैसे राम के अनुसार लक्ष्मण चलेगा, के अनुसार जो है ये संबंध है। जैसे विद्यालय के अंदर कार खड़ी है, के अंदर जो है ये जो है संबंध सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल है इसमें। देखिए, हेतुवाचक क्रिया विशेषण है। हेतु हम लोग कहते हैं कारण को। हेतु हम लोग किसको कहते हैं? कारण को कहते हैं। अब इसको जो है आपको देखना है, वास्ते, विषय, सामने, खिलाफ, हेतुवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। हेतु कहते हैं जो है कारण को कहते हैं। के वास्ते, वास्ते होता है ना, जैसे वास्ते, वास्ते जो है हम लोग इसको लेते हैं। विषय में जो है ये कारण नहीं है, सामने कारण नहीं है, खिलाफ कारण नहीं है, वास्ते जो है इसको हम लोग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मिट्टी, धातु, चांदी, सिरका। पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा है? स्त्री पुल्लिंग शब्द जो है बहुत। अब हमने एक बताई क्या थी आपको, जो बताया क्या था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की कैसे पहचान करेंगे? जब निर्जीव संज्ञाएं होंगी। यदि निर्जीव संज्ञा होती हैं, क्या होती है? निर्जीव संज्ञा होती हैं, तो उनके जब अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो फिर क्या है कि सही आंसर। अगर क्रिया स्त्रीलिंग के रूप में होती है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और क्रिया यदि पुल्लिंग के रूप में होती है तो वो क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। अब यहां पर देखिए, जैसे मिट्टी है, ठीक है, कहते नहीं मिट्टी गीली है, तो ये तो स्त्रीलिंग शब्द है। धातु, ठीक है, धातु टूट गई या टूट गया, टूट गई है, तो ये स्त्रीलिंग है। चांदी जो है महंगी हो रही है, ठीक है, तो ये चांदी जो है स्त्रीलिंग शब्द के रूप में है। जैसे सिरका जो है, सिरका, तो ये जो है पुल्लिंग के रूप में है। किसके रूप में है? पुल्लिंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, जो है पुल्लिंग का उदाहरण है। पुल्लिंग का उदाहरण है अर्थात कौन सा है? आई, जे, ई। बहुत आसान सा सवाल है, आपको जो है पहचानना है इसको, पुल्लिंग का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, अब देखिए, आई की मात्रा जो है ये तो क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। क्या हो गई? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं यहां पर जो है जो है ई की मात्रा जो है ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो गई। बड़ी की मात्रा जो है, छोटी की मात्रा जो है ये भी जो है स्त्रीलिंग के रूप में हो गई। किसके रूप में हो गया? स्त्रीलिंग है। और जय जो है ये किसके रूप में हो गया? पुल्लिंग के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया? पुल्लिंग के। तो ये जो है इसमें ये सही है। ठीक है, तो कल जो है मैं फिर बातचीत आपसे करूंगा। आज इतना ही, और आप लोग करते रहिए इसी तरह से, जो है मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। मैं भी जो है आपके साथ में 8 से 9 जो है यहाँ बातचीत करता रहूंगा, और कोशिश कीजिए क्वेश्चन को समझने की, और फिर जो है उसका जो है जवाब देने की। उत्तर जरूर दीजिए, क्योंकि जब तक आप उत्तर नहीं देंगे ना, आपकी जो आदत है वो नहीं बनेगी आंसर देने की। ठीक है, तो जो है तो कल जो है मैं आपसे जो है फिर बात करूंगा जो है। नहीं बेटा, अब हम जयपुरी फंस गए है ना, लंबा समय हो गया जयपुर, 5-6 साल। यहाँ मेरे नेट के बैच चलते हैं, यूपीएससी का बैच चल रहा है, आईएएस मेंस में जो है मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपका प्यार है। ठीक है, स्पोर्ट्स वीडियो आपका बहुत बहुत प्यार है ना, और काफ़ी लंबे समय आप लोगों ने साथ दिया मेरा। जो है मैं 12-13 साल जो है आपके साथ अलोर रहा, 15 साल। और अब जो है मैं जयपुरी रह गया हूँ, यहाँ स्टूडेंट काफ़ी जुड़े हुए हैं, सुबह से शाम तक उनकी क्लास जो है मैं पढ़ाता रहता हूँ। पूरे राजस्थान के बच्चे जुड़े हुए हैं, अलवर से जयपुर दूर नहीं है। आप भी जयपुर आ जाइए कभी कभी। तो अब तो जो है नहीं आना होगा, ठीक है, ये संभावना अब बहुत कम है। तो अब मैं यहाँ जयपुर में ही हूँ। ठीक है,
तो इसलिए आप जयपुर आ जाइए और अलवर नहीं आना होगा, ठीक है। तो वहाँ मैं 15 साल रहा था, दिल्ली 15 से 18 साल रहा, अब मैं जयपुर हूँ 4 साल से, और यहाँ बड़ा मंच मिला हुआ है, तो आप लोग आइए, स्वागत है आप लोगों का। आज इतना ही, शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए, ठीक है, और चलते रहिए, एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। नमस्कार।